तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। वाई डज दिस सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हमने जितनी भी सिविलाइजेशन मतलब हमने यहाँ पे सभ्यता डिस्कस करी है, इनके यहाँ पे अलग अलग नाम क्यों है एंड उनका यहाँ पे क्या महत्व है, उनको हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। इस चैप्टर में जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसको हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं और इसे कई नामों से जाना जाता है। इन नामों का उपयोग इसके खोज, भौगोलिक विस्तार और विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक नाम इस प्राचीन सभ्यता के किसी खास पहलू या महत्व को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सी सभ्यता आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी और इसको यहाँ पे कई नामों से भी जाना जाता है एंड इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसमें आप यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। दूसरे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यह इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं पर जोर देता है, जहाँ इसके प्रमुख शहर जैसे कि हमारे यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो स्थित थे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या लिखना है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मतलब हड़प्पा सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला शहर था जिसे 1920 के दशक में खोजा गया था। दूसरे पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नाम हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से हड़प्पा की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जिसने इस सभ्यता की पहचान में मदद की। होप आपको समझ में आ गया होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको क्या लिखना है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसमें भी हम यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि ये सभ्यता सिंधु घाटी के अलावा सरस्वती नदी के आसपास भी फैली हुई थी, जिसका उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि हमारा ऋग्वेद हो गया। सेकंड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नाम इसके व्यापक भौगोलिक विस्तार और वैदिक संस्कृति से संभावित जुड़ाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने 3 सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करा है। पहला हमारा यहाँ पे सिंधु हो गया, दूसरा हमारा हड़प्पा हो गया, तीसरा हमारा यहाँ पे सरस्वती सिंधु हो गया। एंड इसके बारे में आपको यहाँ पे कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में पहले से ही दिख गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट 150 to 200 words summing up some of the achievements of the इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है, किसके ऊपर, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के ऊपर। कितने वर्ड्स की बनानी है, 150 to 200 वर्ड्स की। तो हमें यहाँ पे इसके अचीवमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट बनानी थी, किसके, सिंधु सरस्वती सभ्यता की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी उपलब्धियों के ऊपर रिपोर्ट बना लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स से डिस्कस करने में ये फायदा रहता है कि ये पैराग्राफ जैसे नहीं लगता एंड पॉइंट वाइज याद करने में और लिखने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता ब्रॉन्ज एज कल्चर, जिसको हम यहाँ पे कांस्य युग भी कहते हैं, सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक थी और कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि शहरी योजना थी और धोलावीरा जैसे शहरों में ग्रिड पैटर्न की सड़कें बनी हुई थी। उन्नत जल निकासी थी, मतलब वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था और पक्की ईंटों से मकान बने थे। साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जैसे कि वहाँ की जो नालियाँ थी वो यहाँ पे क्या थी, ढकी हुई थी और यहाँ पे कचड़े रखने का एक अलग जगह बना रखी थी। थर्ड पॉइंट में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे आर्थिक संगठन बोल सकते हैं। सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था, हड़प्पा के लोग कृषि में निपुण थे और गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। व्यापार यहाँ पे स्थानीय लोगों और जो यहाँ पे दूर दराज लोग रहते थे उनसे व्यापार किया जाता था। दूर दराज में हमारे यहाँ पे कौन सा आ जाता है, मेसोपोटामिया, वहाँ तक इनका व्यापार फैला हुआ था। वजन और माप के मानकीकरण ने व्यापार को व्यवस्थित बनाया। ये यहाँ पे व्यापार के लिए स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स का यूज करते थे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की, मतलब क्राफ्ट्समैनशिप की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शिल्प कला बोलते हैं। ये यहाँ पे शिल्प कला में भी काफी आगे थे। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी के बर्तन, औजार और यहाँ पे ज्वेलरी बना रखी थी और वो यहाँ पे धातु और पत्थर की नक्काशी में भी
कुशल थे, मतलब जो यहाँ पे धातु पे जो क्राफ्टमैनशिप की जाती है, जो पत्थर पे की जाती है, उसमें भी ये काफ़ी निपुण थे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके 5th पॉइंट की। हालांकि उनकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मतलब जिस भाषा में वो यहाँ पे लिखते थे उनको अभी भी पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हजारों मोहरें उनके संचार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विकसित तंत्र को दर्शाती है। जैसे वो यहाँ पे कॉइन्स यूज करते थे, जैसे कम्युनिकेशन करते थे, कुछ फोटोज वहाँ पे मिली जिसको देख के लगता था वो यहाँ पे काफी विकसित लोग थे। अब हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिलाकर सिंधु सरस्वती सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी संस्कृति की नींव रखी और अपनी योजना, व्यापार और शिल्पकला मतलब क्राफ्टमैनशिप में काफ़ी उपलब्धियां दर्ज की। तो होप आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स ऑफ द इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा, एंड इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगन, व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शन, कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन माइट टेक। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी में समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा शहर से कालीबंगन तक यात्रा करनी है। आपके विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसको हम यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे हड़प्पा टू कालीबंगन जाऊँगा बाय रोड, तो इसमें हमारा यहाँ पे रूट क्या लगेगा, मोड, डिस्टेंस, टाइम, और यहाँ पे डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रूट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा टू भावल नगर, उसके बाद यहाँ पे बीकानेर, उसके बाद हम लास्ट में पहुँचेंगे कालीबंगन। जो मोड होगा हम यहाँ पे कार या बस ले सकते हैं, और हम चाहे तो खुद का प्राइवेट व्हीकल भी यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है अप्रोक्स में हमारा कितना है, 400 किलोमीटर है। टाइम जो लगेगा हमारा कितना लगेगा, 8 to 10 आवर्स, अगर हमारी गाड़ी 50 के एवरेज के आसपास चलेगी तो। बाकी ये रोड की कंडीशन और यहाँ पे ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बाय रोड जाएंगे तो एक्चुअली में ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि ये जो मार्ग है वो हमारे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में मिलके बना है, और वो यहाँ पे इसके बॉर्डर पे आता है। राजस्थान के पास सीमा पार करने की आवश्यकता हो सकती है, एंड अगर हम यहाँ पे बॉर्डर पार कर सकते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बाई ट्रेन हम यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। रूट जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा से लाहौर होगा, लाहौर से हमारे यहाँ पे अटारी बॉर्डर होगा जो कि इंडिया में पड़ता है, एंड बीकानेर होते हुए हम यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, कालीबंगन पहुँचेंगे। टाइम जो लगेगा वो हमारे यहाँ पे 12 से 15 घंटे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेन जाती है उसका नाम यहाँ पे क्या है, समझौता एक्सप्रेस है। लाहौर से अटारी तक कनेक्ट कर सकती है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्थानीय ट्रेन या बस लेनी पड़ेगी कालीबंगा पहुँचने के लिए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बाय एयर। बाय एयर हम यहाँ पे पार्शियली ट्रेवल कर सकते हैं। रूट हमारा यहाँ पे क्या होगा, सियालकोट और लाहौर होगा, जो कि हड़प्पा के पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है। उससे हम यहाँ पे दिल्ली या जयपुर उतर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कालीबंगन बाय रोड जा सकते हैं। टाइम जो लगेगा वो हमारे यहाँ पे 8 से 12 घंटा लगेगा, इंक्लूडिंग हमारे यहाँ पे फ्लाइट हो गया, एयरपोर्ट में यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, और बाकी जो यहाँ पे रोड ट्रेवल में टाइम लगेगा। इसको हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। हवाई यात्रा समय में काफ़ी कम देरी लगती है एज कम्पेयर टू बाय रोड एंड ट्रेन, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ सफ़र जो है बाय रोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कालीबंगन तक कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो इसमें हमें यहाँ पे कुछ समय लग सकता है। अब मैं यहाँ पे इसके 4th पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, बाय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम यहाँ पे पुराने जमाने में होते तो हम कैसे ट्रैवल करते। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राचीन काल की बात कर लेता हूँ, एंशियंट टाइम्स की। हड़प्पा और कालीबंगन के बीच शायद यात्रा जो होती है वो यहाँ पे नदियों के रास्ते या पैदल या बैलगाड़ी से की जा सकती थी। दूसरा जो हमारे यहाँ पे टाइम लगता वो हमारे यहाँ पे 15 से 20 दिन लगता, और ये यहाँ पे डिपेंड करता कि हम यहाँ पे चल के जा रहे हैं या नदी से जा रहे हैं या हम यहाँ पे बैलगाड़ी से जा रहे हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे मॉडर्न चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब आज के दिन की अगर बात करें तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पड़ रहा है इंडियन पाकिस्तान का, जिसमें यहाँ पे काफ़ी विवाद चलता है। सीमा पार यात्रा के लिए उचित अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वीज़ा हो गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक समस्याओं के कारण देरी हो सकती है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। लेट अस इमेजिन अ हड़प्पन मैन और वुमेन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन इन टुडेज इंडिया, व्हाट आर द 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइज अवेटिंग देम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि कल्पना कीजिए कि एक हड़प्पा कालीन की पुरुष या महिलाओं आज के भारत की रसोई में अगर लाया जाता है तो कौन से 4 या 5 सबसे बड़े सरप्राइज होंगे, उनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है।
तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखेगा। इससे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अगर एक हड़प्पा काल का व्यक्ति आज के भारत में एक सामान्य रसोई घर में अचानक आ जाए तो उन्हें यहाँ पे 4 या 5 कौन कौन से ऐसे सरप्राइज मिलेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस स्टोव्स। रसोई में बिजली से चलने वाले स्टोव या गैस चूल्हे का उपयोग उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। हड़प्पा काल में लोग खुले आग या लकड़ी और कोयले से चलने वाले चूल्हों पर खाना बनाते थे। बिजली या गैस से चलने वाले चूल्हे का विचार उनके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लास्टिक यूटेंसिल्स एंड अप्लायंसेस। तो यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन हो गए और यहाँ पे अप्लायंस का मतलब क्या होगा, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हो गए। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक रसोई में प्लास्टिक के बर्तन जैसे चम्मच, चॉपिंग बोर्ड हो गया, स्टोरेज कंटेनर हो गए और नॉन स्टिक पैन हो गए, जिसमें आपने देखा होगा कि मॉडर्न युग में हमारा खाना बनता है। तो उन्हें देख के यहाँ पे काफ़ी बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि हड़प्पा काल में लोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। तो प्लास्टिक को बर्तन देख के उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजीब लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके थर्ड पॉइंट की, रेफ्रिजरेशन की, मतलब फ्रिज की। एक हड़प्पा काल का व्यक्ति फ्रिज और भोजन को ठंडा रखने की प्रणाली को देखकर चौंक जाएगा। उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि बिना प्राकृतिक तरीकों से खाद्य पदार्थों को ताजे और सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कोई चीज भी काम में ली जा सकती है, क्योंकि उनके समय में जो खाने का पदार्थ था ताजा रखने के लिए ऐसा कोई आधुनिक चीज नहीं थी। तो ये भी उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्री पैक्ड फूड, मतलब जो यहाँ पे पहले से ही पैक होके खाना आता है उसको हम यहाँ पे प्री पैक्ड फूड कहते हैं। आधुनिक रसोई में प्री पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड के यहाँ पे सबसे ज्यादा चलन है, जैसे कि हमारा इंस्टेंट नूडल्स हो गया, स्नैक्स हो गए और पीने वाले यहाँ पे काफी ड्रिंक्स हो गए। देखकर उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज लगेगा, क्योंकि हड़प्पा काल में लोग ताजे और घर पर बने हुए भोजन पर निर्भर रहते थे, इसलिए पैक किए गए खाने का विचार उनके लिए एक सरप्राइज होगा। लास्ट में हम यहाँ पे ले सकते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन उनके लिए एक अद्भुत आविष्कार होगा, क्योंकि हड़प्पा काल में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी। बिना खुली आग या पारंपरिक विधियों के कुछ ही मिनटों में खाना पकने या गर्म करने की क्षमता उनके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। तो होप आपको यहाँ पे 5 कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं वो आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे बस आपको समझाना था कि आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एंड इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर, make a list of the ornaments, gestures, objects that still feel familiar in our 21st century। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी में समझ लेते हैं। इस अध्याय के सभी चित्रों को देखकर उन आभूषणों, भावों, मतलब जो जेस्चर्स, मतलब यहाँ पे जो हैंड साइंस हो गया या कोई भी तरह का साइंस हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की एक हमें यहाँ पे क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, जो कि हमारे यहाँ पे 21वीं सदी में भी प्रचलित लगते हैं, मतलब आज के समय भी फैमिलियर लगते हैं। उनके बारे में हमें यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की छवियां और जो कलाकृतियां हैं तो आज के आभूषण, इशारे और वस्तु में भी दर्शाती हैं। तो अब हम यहाँ पे उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑर्नामेंट्स की, मतलब आभूषण की। आभूषण में भी हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे नेकलेस एंड बैट्स हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हार और मनके बोलते हैं। हड़प्पा काल में मनके वाले हार बनते थे जो कीमती रत्नों, शंखों और सोने से बनाए जाते थे। आज भी मनके के आभूषण पारंपरिक भारतीय परिधानों और फैशन का हिस्सा है। तो आज भी जो हमारे यहाँ पे नेकलेस एंड बैट्स है वो भी हमारे यहाँ पे प्रचलन में है, और आपने देखा होगा शादी ब्याहों में सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके सेकंड पॉइंट की, रिंग की, मतलब अंगूठी की। हड़प्पा लोग अंगूठियों का उपयोग करते थे जो धातु, सोने या हाथी के दांत से बनाए जाते थे। आज भी अंगूठी एक सामान्य आभूषण के रूप में पहनी जाती है। तो तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर रिंग्स हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बालियाँ बोलते हैं। हड़प्पा काल में सोने और चांदी की बालियाँ पहनी जाती थी। आज भी ये आभूषण विशेष रूप से दक्षिण एशिया में काफी ज्यादा प्रचलित है। फोर्थ में हमारे यहाँ पे आ जाएगा आर्मलेट्स एंड ब्रेसलेट्स, मतलब हम कह सकते हैं कड़ा और बाजूबंद। तो ब्रेसलेट हमारा यहाँ पे कड़ा हो जाएगा, आर्मलेट्स हमारे यहाँ पे बाजूबंद हो जाएगा। हड़प्पा काल में लोग कड़ा और बाजूबंद पहनते थे जो धातु, हड्डी या पत्थर से बने होते थे। आज भी ये हमारे यहाँ पे फैशन में यूज किए जाते हैं, एंड 21st सेंचुरी में आज भी इस चीज से हम
फैमिलियर हैं। अब यहाँ पे जेस्चर्स की बात हो रही थी, मतलब इशारे की बात हो रही थी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो जेस्चर्स डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे यहाँ पे हैंड जेस्चर इन सील्स हो गया, मतलब सील पर हाथ के इशारे। तो यहाँ पे जो नक्काशी करते थे उसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ जेस्चर्स बना रखे थे, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा काल की मोहरों पर कई प्रकार के हाथ के इशारे देखे जाते हैं, मतलब जो उनके कॉइन्स या जो मोहर कह सकते हैं उनमें यहाँ पे काफी तरह के हाथ के इशारे देखे जा सकते हैं। जैसे कि वहां पर प्रसिद्ध बैठा हुआ पुजारी राजा है जो एक हाथ को ऊपर उठाए हुए दिखाता है। आजकल कई आधुनिक हाथ के इशारे जो सम्मान या अभिवादन के प्रतीक होते हैं इन प्राचीन मोहरों से मेल खाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज भी हमारा जो 2 का सिक्का बनता है उस पे यहाँ पे हैंड जेस्चर्स बना रखा है 2 का, एक वाले में यहाँ पे अंगूठा दिखा रखा है। तो प्राचीन काल में भी ऐसे ही होता था, जो उनके यहाँ पे सिक्के पे मोहरे बनते थे वहाँ पे भी कुछ जेस्चर्स हमें देखने को मिलते थे। सेकंड हमारे यहाँ पे हो जाएगा नमस्ते जेस्चर्स। हालांकि ये सीधे तौर पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर अभिवादन का इशारा, जैसे कि हम यहाँ पे हाथ जोड़ने पे क्या करते हैं, दोनों हाथों को मिलाते हैं, आज भी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण रिवाज है और इसके प्राचीन समय से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं। बट ये अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ये जो हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं ये हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से आया है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके ऑब्जेक्ट्स की, मतलब वस्तुएं की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्ले पॉट्स की, मतलब मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन रोजमर्रा के उपयोग और धार्मिक कार्यों के लिए बनाए जाते थे। आज भी मिट्टी के बर्तन पारंपरिक पकवान बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मंदिरों का खाना। तो आज भी हमारे यहाँ पे गांव में खाना बनता है वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं। सेकंड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं सील्स एंड स्टैम्प डिजाइन, मतलब सील और मोहर का जो डिजाइन होता है इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। हड़प्पा की सील जो वस्तुओं को चिन्हित करने और संचार के लिए इस्तेमाल होती थी। संचार मतलब यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए। आज के रबर स्टैम्प और ब्रांडिंग प्रक्रियाओं से मिलती जुलती है। आज भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े बॉन्ड पेपर होते हैं, कुछ भी होता है तो उसमें यहाँ पे कंपनी का स्टैंप लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरा हमारे यहाँ पे आ जाएगा वेट्स एंड मेजर, मतलब यहाँ पे वजन और माप करना। तो हड़प्पा काल में व्यापार के लिए मानकीकृत वजन और माप होते थे। यह आज के वैश्विक व्यापार प्रणालियों में से भी मिलता है, जहां सामान और वस्तुओं को मापने के लिए एक यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स प्रणाली चलती है। तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गए। तो ये सब हमारे यहाँ पे मेजर्स करने की एक प्रणाली है, जिससे कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को, वस्तु को माप और तोल के देते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा गेम्स एंड टॉयज, खेल और खिलौने। तो आपने देखा होगा कि आज भी जो हमारे यहाँ पे चेस बोर्ड का गेम है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, एंड ये हमारे यहाँ पे हड़प्पा काल से जुड़ा हुआ है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी में समझ लेते हैं। धोलावीरा में जलाशयों की व्यवस्था किस मानसिकता को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। इससे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। धोलावीरा के जलाशय प्रणाली में जो सोच और मानसिकता झलकती है वह अत्यधिक संगठित और दूरदर्शी है। वो हमारे यहाँ पे क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज एंड फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो धोलावीरा के जलाशय और यहाँ पे जल का जो भंडार था जहाँ पे ये इकट्ठा करते थे, तो वो यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल प्रणाली थी। वहाँ के लोगों को वाटर मैनेजमेंट की काफी ज्यादा समझ थी। शहर में यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्टोरेज थे जो वर्षा के पानी को एकत्रित करने में काफी ज्यादा उपयोग में लाए जाते थे। तो उनको यहाँ पे ऐसा डिजाइन किया था कि बारिश का पानी वहाँ पे क्या हो, एकत्रित हो, जो कि यहाँ पे एक रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी सोच समझकर यह यहाँ पे योजना बनाई गई, विशेष रूप से जब यहाँ पे बरसात ना हो। तो पहले में हमने यहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट की बात कर ली। सेकंड में हमारे यहाँ पे आएगा एडेप्शन टू इन्वायरमेंट। तो धोलावीरा के लोग अपने पर्यावरण चुनौतियों, विशेष रूप से पानी की कमी से अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या थे, प्रचलित थे। तो जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे वाटर स्टोरेज बनाया, पानी को छानने के लिए भी यहाँ पे काफी सारी चीज बनाई, एंड यहाँ पे क्या करा, इन सब की एक व्यवस्था बनाई गई जिससे कि ये यहाँ पे आगे जाके इनको यूज कर सके और वहाँ के जो इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके। तीसरा हमारे यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो जो यहाँ पे वाटर स्टोरेज थे दीर्घकालिक उपयोग के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई थी,
जो इस बात का प्रतीक है कि धोलावीरा के लोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए योजना बनाते थे। यह एक दूरदर्शी मानसिकता थी, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड थिंकिंग थी। तो जो कि यहाँ पे आज के समय के लिए नहीं, आने वाले समय में भी यहाँ पे कैसे उपयोग की जा सकती है, वो उस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग करते थे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके फोर्थ पॉइंट की, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो वाटर स्टोरेज को हम यहाँ पे ग्रेट एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे वाटर चैनल्स भी बना रखे थे, जो कि यहाँ पे मानसून के दौरान काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे क्या करते थे, एकत्रित करते थे और सूखे पड़ने पर उनको यहाँ पे यूज़ करते थे। लास्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। अच्छी तरीके से वाटर स्टोरेज बनाने का ये मतलब भी हो सकता है कि वो यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखते थे। प्राचीन सभ्यताओं में पानी को जीवन और पवित्रता से जोड़ा जाता था। धोलावीरा में जल प्रमाणी को सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता था। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। इन मोहनजोदारो अबाउट 700 वेल्स built with bricks have been counted. They seem to have been regularly maintained and used for several centuries. Discuss the implication. तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी में समझ लेते हैं। मोहनजोदाड़ो में ईंटों से निर्मित लगभग 700 कुएं गिने गए थे। ऐसा लगता है कि कई सदियों से इनकी नियमित रूप से रख रखाव और उपयोग किया जाता रहा है। इनको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। मोहनजोदारो में पाए गए 700 कुएं जो ईंटों से बनाए गए थे, इस बात का संकेत देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन और शहरी योजनाओं के क्षेत्र में अत्यधिक सिद्धता थी। मतलब जो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट हो गया और यहाँ पे अर्बन प्लानिंग हो गई, इसमें इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की थी। इन कुओं की नियमित देखभाल और लंबे समय तक उपयोग के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करने, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूंगा एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की। इतने सारे कुएं होने ये दर्शाता है कि मोहनजोदारो में बहुत बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। इन कुओं को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि शहर के निवासियों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। यह इस बात का प्रमाण है कि मोहनजोदारो को लोग वाटर स्टोरेज काफी अच्छे तरीके से करते थे, कि जिसकी वजह से उनको यहाँ पे जो पानी पीने को मिलता था वो काफी साफ मिलता था, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी या सूखे पड़ने की संभावना हो सकती थी। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ईंटों से बने और नियमित रूप से देखे गए ये कुएं दर्शाते हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा था। यह संभव है कि इन कुओं को पूरे शहर में फैला कर रखा गया हो, ताकि यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाए। यह इस बात का संकेत है कि मोहनजोदाड़ो में यहाँ पे जो नगर योजना थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे जितने लोगों को, वो यहाँ पे एक तरह का इनका डिज़ाइन था। तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए जो इतने सारे कुएं पाए गए, ये हो सकता है कि इनका वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर हो। होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके थर्ड पॉइंट की, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। कुओं की नियमित देखभाल इस बात का संकेत देती है कि शहर में यहाँ पे काफी ज्यादा स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको पीने के लिए साफ पानी मिलता था। एंड खाना बनाने के लिए जो यहाँ पे पानी यूज करते थे वो भी यहाँ पे साफ पानी यूज करते थे। मोहनजोदारो के लोग शायद यहाँ पे साफ पानी इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करते थे कि उनसे यहाँ पे जो बीमारियाँ होती थी वो यहाँ पे काफ़ी कम होती थी। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बना रखा था, जिससे कि यहाँ पे जो पानी का निकास हो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे यहाँ पे बीमारियाँ कम हो। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके फोर्थ पॉइंट की, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, मतलब यहाँ पे उसका आर्थिक महत्व क्या था। इन कुओं के व्यापक उपयोग से ये भी संकेत मिलता है कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन था जो शहर की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता था। पानी की उपलब्धता न केवल दैनिक जीवन के लिए आवश्यक थी, बल्कि यहाँ पे पानी से यूज होने वाली जितनी भी उपयोग की चीज थी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे व्यापार में इनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फिफ्थ पॉइंट की, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। इन कुओं का होना सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में पानी को जीवन और शुद्धता से जोड़ा जाता है। मोहनजोदाड़ो के कुएं शायद धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे पवित्रता की रीतियां या सामुदायिक कार्य। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है।
It is often said that the Harappans had a high civic sense. Discuss the significance of this statement. Do you agree with it? Compare with citizens in a large city of India today. तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई है, इसमें हमें यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, वो भी हमें यहाँ पे बताना है। आज भारत के एक बड़े शहर के नागरिक से तुलना भी करनी है। तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएगा। इससे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हड़प्पन सभ्यता थी उनमें हाई सिविक सेंस था। हम यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग हो गया और यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट हो गया, ये जितने भी कार्य थे ये हाई सिविक सेंस लोग ही कर सकते हैं। इस कथन को समझाने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। हड़प्पन सभ्यता के शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो में काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई थी और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी यहाँ पे ईंट से बना हुआ था, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एक अच्छे नागरिक भावना का प्रतीक है। सेकंड पॉइंट पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पब्लिक एमिनिटीज एंड वेलफेयर, मतलब सार्वजनिक सुविधाएं और कल्याण। इसमें हमारे यहाँ पे कुएं, गोदाम और स्नान घर आ जाते हैं और ये सार्वजनिक संसाधन ये दिखाते हैं कि हड़प्पन लोग इनका महत्व काफ़ी अच्छे तरीके से समझते थे और उनका उपयोग सामूहिक कल्याण के लिए किया जाता था। ये यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं मिल रही है ये यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग थे उनके लिए थी, सबके लिए थी, बल्कि पूरे समुदाय के भलाई के लिए किया जाता था। थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ के लोग वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ पे जो कृषि के लिए पानी उपयोग होता है इसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समर्थ थे और ये उन संसाधनों का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते थे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके फोर्थ पॉइंट की सोशल कोऑपरेशन। इतने सारे सार्वजनिक कार्यों और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास और सहयोग की आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे उन सबका यहाँ पे हाथ बटाना जरूरी था, नहीं तो एक बंदा यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में एक संगठित समाज था। मतलब वहाँ के जो लोग काम करते थे वो यहाँ पे सब कॉपरेशन से करते थे, जहाँ हर व्यक्ति ने सामूहिक कल्याण के लिए अपना योगदान दिया था। तो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है वो हमारे यहाँ पे क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिग्निफिकेंस थे, जो कि यहाँ पे हाई सिविक सेंस को दर्शाते थे। अब हमें यहाँ पे इसको आज के युग से कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अर्बन प्लानिंग डिस्कस करी थी। आजकल के बड़े भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में भीड़ भाड़ और खराब शहरी नियोजन की समस्या है। बहुत से स्थानों पर बुरी सड़कें, गलत जल निकासी और काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ देखी जा सकती हैं, जिसके मुकाबले हड़प्पन शहरों की योजनाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। सेकंड में हमारे यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। आज के शहरों में कचरा प्रबंधन और जो यहाँ पे सार्वजनिक स्वच्छता है इनमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जा सकती हैं। कई स्थानों पर खुले नाले हो गए, कचरा जो है वो यहाँ पे सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जबकि हड़प्पन सभ्यता में जल निकासी लिए काफ़ी अच्छा प्रावधान था, जो आज के कई शहरों में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके थर्ड पॉइंट की, वाटर मैनेजमेंट। आज के शहरों में जल की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, खासकर चेन्नई या राजस्थान क्षेत्रों में। हालांकि कई शहरों में पानी की बर्बादी भी होती है और यहाँ पर जो जल स्तर है काफी ज्यादा नीचे होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत हड़प्पन सभ्यता में जल प्रबंधन अत्यधिक स्थिर और दीर्घकालिक था। मतलब वो काफी ज्यादा आगे की सोचते थे, जिसमें यहाँ पे जो उनका स्टोरेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा अच्छा था आज के युग के मुकाबले। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके फोर्थ पॉइंट की, सोशल कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधुनिक समय में खासकर बड़े शहरों में व्यक्तिवाद ज्यादा दिखाई देता है। मतलब सब अपना अपना देखते हैं, दूसरों से किसी को कोई मतलब नहीं है और जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम होती दिखाई दे रही है। सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और स्वच्छता में लोग अक्सर लापरवाही दिखाई देते हैं, जबकि हड़प्पन समाज में सामूहिक कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारियों की प्राथमिकता दी जाती थी, जहां हर व्यक्ति ने शहर की साफ सफाई और संसाधनों के रख रखाव में योगदान दिया था। तो हमें यहाँ पे बताना था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनमें हाई सिविक सेंस था कि नहीं था। तो इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे एग्री करते हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ कि हड़प्पन सभ्यता में उच्च नागरिक भावना थी। उनकी शहरी योजनाएं, वाटर मैनेजमेंट और यहाँ पे जो सोशल कोऑपरेशन था उन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। उनके पास एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम था जो यहाँ पे आने वाले समय के बारे में सोचता था, जो आज के समय के लिए एक प्रेरणा हो सकती है।
होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।